कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर जो इमेज बनाता है और जो कॉन्वेक्स मिरर इमेज बनाता है, दोनों ही केस में अलग अलग तरीके का इमेज बनता है। कॉनकेव में हम लोग क्या देखते हैं कि इमेज कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी इक्वल साइज का ऐसा बनता है, और कॉन्वेक्स में ये देखने को मिलता है कि इमेज जो होता है हमेशा छोटा होता है। अब ये कैसे? तो ये तुम देख सकते हो कि जो तुम गाड़ी चलाते हो, बाइक हो गया, फिर कार हो गया, उसका जो साइड मिरर होता है वो तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो उसमें जब तुम किसी भी चीज के ऑब्जेक्ट का इमेज जब देखते हो तो वो हमेशा छोटा दिखता है। तो इसका क्या रीजन है? आखिर वो जो ऑब्जेक्ट छोटा बन रहा है उसका कुछ तो कहानी होगा। तो उसी चीजों को हम लोग रे डायग्राम्स के जरिए समझते हैं, और रे डायग्राम्स के जरिए इमेज का फॉर्मेशन बनाने के लिए हम लोग को दिया जाता है। ठीक है, तो हाय, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर्स। मैं आपका दोस्त, गाइड और मेंटर राहुल, इस लेक्चर में स्वागत है। तो देखो यहाँ पर, तो हमारा आज का जो गोल है वो हमारा है पहला, रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड एफ। आर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ यानी फोकल लेंथ, इनके बीच रिलेशन। दूसरा, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। दो तरह का मिरर है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तो दोनों का ही इमेज फॉर्मेशन हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। तीसरा, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर्स, क्या यूज होता है। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका क्या यूज होता है। और लास्ट, हम लोग इसमें क्वेश्चन भी इस टॉपिक्स पर जो भी आते जाएगा, साथ ही साथ क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते जाएंगे। ठीक है, यानी कुछ इस तरह से बातें होने वाली है। ओके ना, तो देर ना करते हुए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा है रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड एफ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आर क्या होता है। तो आर तुम्हारा होता है, जैसे अगर मान लो कि यहाँ पर एक हम कॉनकेव मिरर लें। ठीक है, ये कैसा मिरर है? कॉनकेव मिरर है, जिसका अंदर की साइड रिफ्लेक्शन होगा और उसका बाहर यानी कि उभरा हुआ जो साइड है वो तुम्हारा पॉलिश रहेगा, यानी क्या होगा, वो सिल्वरी कलर रहेगा, सिल्वरी पॉलिश रहेगा। इसका मतलब वहां से रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ओके ना, तो ये जो तुम्हारा है कॉनकेव मिरर है, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर जो होता है वो पोल होता है। फिर ये कोई एक स्फीयर का पार्ट है, तो इसका मतलब इसका एक सेंटर होगा, जिसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इन दोनों के बीच में एक पॉइंट होगा जिसे हम बोलते हैं फोकस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, तुम्हारा फोकस पॉइंट होता है। अब यहाँ पर देखो, ये जो आर और एफ है इसका क्या डेफिनेशन है। तो पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर का बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं आर, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर इसी तरह से पोल से एफ यानी कि फोकस पॉइंट का बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे हम बोलेंगे स्मॉल एफ, यानी कि फोकल लेंथ बोलेंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आया। अब देखो, ये जो तुम्हारा स्फेरिकल मिरर्स है, अगर हम ये स्मॉल अपर्चर कर ले, स्मॉल अपर्चर का मतलब बहुत ही छोटा मिरर ले, कैसा ले, बहुत ही छोटा स्फेरिकल मिरर ले, और वो जो है बहुत बड़े स्फीयर का एक पार्ट हो, तो उस केस में क्या होता है कि जो तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो तुम्हारा 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ के बराबर आ जाता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर ये 2 मीटर होगा तो ये भी 2 मीटर होगा, यानी कि टोटल ये कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 + 2, दैट मीन्स 2 × 2, और ये तुम्हारा 4 मीटर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधा सा बात है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर तुम्हारा 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होता है, और इसी तरह से जो फोकल लेंथ होता है वो तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, हाफ होता है। ठीक है, तो ये बातें तुम्हें याद रखना है, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन होगा उसमें इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ से एक पॉइंट निकल के आता है कि प्रिंसिपल फोकस लाइज मिडवे बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर एक बात पता चलती है, वो ये है कि जो प्रिंसिपल फोकस होता है यानी कि फोकस पॉइंट, वो तुम्हारा क्या होता है कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल बीच में आता है। क्या आता है? तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल बीच में आता है। ठीक है, तो ये बातें तुम्हें याद रखनी है। तो चलो इस पर बेस्ड कुछ छोटी छोटी सी क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो आओ देखो यहाँ पर, तो मान लो कि अगर मेरे पास जो फोकल लेंथ है, पहला क्वेश्चन, कि फोकल लेंथ तुम्हारा 20 मीटर है। कितना है? 20 मीटर के बराबर है। तो यहाँ पर मुझे बताओ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा वो हमें बताना है। तो देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला अभी हमने देखा है, 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होता है। तो देखो यहाँ पर फोकल लेंथ कितना दिया हुआ, 20 मीटर, तो 2 टाइम्स ऑफ 20 कितना हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तुम्हारा 40 मीटर के बराबर आ जाएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तुम्हारा कितना हो गया, 40 मीटर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो। तो दूसरा क्वेश्चन मान लो मेरे पास ये है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरा 20 सेंटीमीटर के बराबर है। कितना है रेडियस ऑफ कर्वेचर? 20। रुको, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं।
तो यहाँ पर 36 सेंटीमीटर के बराबर हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है। हमें निकालना है फोकल लेंथ निकालना है। तो कैसे होगा? तो देखो फोकल लेंथ निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, तो सिंपल सा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारा क्या कहता है कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। तो यहाँ पर क्या करोगे, इसे सॉल्व करने के लिए तुम फोकल लेंथ इक्वल टू r/2 का फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो r तुम्हारा कितना है, r है 36 और नीचे 2, तो 2 से देखो 2 1 जा 2 18 जा कट गया, तो यहाँ पर से फोकल लेंथ तुम्हारा कितना आ गया, 18 सेंटीमीटर के बराबर। ये सेंटीमीटर में था तो यहाँ फोकल लेंथ किसमें आएगा, सेंटीमीटर के बराबर में आएगा। तो बात समझ में आ गया है। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही छोटा छोटा, इसमें बहुत ही छोटा क्वेश्चन ही आता है। अब आगे देखो, तो यहाँ पर हमने जो पढ़ा वो स्फेरिकल मिरर के बारे में, लेकिन यहाँ पर एक नोट करके तुम पॉइंट याद रखना। वो पॉइंट ये है कि अगर तुम्हें पूछा जाए कि प्लेन मिरर में बताओ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ कितना होता है, तो क्या बताओगे? तो देखो यहाँ पर अभी जो हमने पढ़ा वो तो स्फेरिकल मिरर्स के बारे में था, प्लेन मिरर्स के बारे में तो नहीं पढ़ा। लेकिन हम ऐसा समझ तो सकते हैं कि जो तुम्हारा प्लेन मिरर्स है वो थोड़ा सीधा तो है, मतलब सीधा तो है, एकदम स्ट्रेट है, लेकिन वो तो बहुत बड़ा एक स्फेयर का पार्ट तो हो सकता है। अब कैसे, ये तो मुझे समझ में नहीं आया। मान लो कि एक फुटबॉल का गेंद लो, फुटबॉल लो, उसमें क्या करो, एकदम छोटा सा एकदम पतला सा पीस काट के निकालो। अब एकदम पतला से एकदम छोटा सा पीस अगर काट के निकालोगे तो तुम वो देखोगे कि वो पूरी तरह से प्लेन होगा, स्ट्रेट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो जो तुम्हारा पार्ट निकल रहा है वो पूरे फुटबॉल के कंपैरिजन में बहुत छोटा है और फुटबॉल तुम्हारा उसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर हम एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि जो तुम्हारा प्लेन मिरर होता है वो बहुत बड़े स्फीयर का पार्ट हो सकता है। तो अगर बहुत बड़े स्फीयर का पार्ट हो सकता है तो इसका मतलब है कि वो जो स्फीयर होगा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बहुत बड़ा होगा। बहुत बड़ा सर, कितना कितना बड़ा, ये तो नहीं पता है। तो यहाँ पर तुम्हें ध्यान रखना है कि नोट में कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर और जो तुम्हारा फोकल लेंथ होगा प्लेन मिरर का वो इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पर लिखोगे आर एंड एफ ऑफ अ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी। यानी तुम्हारा क्या होता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और जो तुम्हारा फोकल लेंथ होता है वो तुम्हारा दोनों क्या होता है, इन्फिनिटी के बराबर होता है। तो ये बात को थोड़ा अच्छे से दिमाग में बसा लेना है। ठीक है, तो चलो यहां तक हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बारे में रिलेशन को समझ लिया। अब इसके बाद के टॉपिक को देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बर्निंग ऑफ अ पेपर यूजिंग अ कॉनकेव मिरर। ये हमारा एक्टिविटी है जो कि तुम्हारा चैप्टर्स में 9.2 करके दिया होगा। ठीक है, ये न्यू वाला है, अगर पुराना वाला देखोगे उसमें 10.2 करके दिया है। ठीक है ना, तो एक पेपर को कॉनकेव मिरर का यूज करके बर्न करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो। तो मान लो कि ये तुम्हारा एक पेपर है, ओके, और ये मेरा जो हाथ है वो एक कॉनकेव मिरर के जैसा है। ओके, दिख रहा है कॉनकेव मिरर के जैसा शेप का है, अंदर की ओर गुफा टाइप का है, केव टाइप का है। तो यहाँ पर क्या किए, उधर से सनलाइट आ रहा है, ऐसे करके सनलाइट आ रहा है और सनलाइट तुम्हारा इस मिरर पे फॉल कर रहा है, और फॉल करते हुए हम इसको इस तरह से एडजस्ट करेंगे जिससे कि ये जो लाइट रेज है वो सीधा इस पर फॉल करे। कहाँ फॉल करे, इस पेपर पर फॉल करे। तो जब ये पेपर पे फॉल करेगा तो यहाँ पर तुम देखने को मिलेगा कि ये जो तुम्हारा मिरर है इस पेपर पे जहां पर भी फॉल करेगा वो कंसंट्रेटेड होकर फॉल करेगा, मतलब सारा लाइट रेज एक साथ मिल जाएगा और मिलकर कंसंट्रेट होकर एक पॉइंट पर फॉल करेगा। और उस पॉइंट पर जहां पर फॉल कर रहा होगा धीरे धीरे वो टाइम जैसे थोड़ा सा ज्यादा होगा तो वहां पर तुम्हें धुआं धुआं निकलना स्टार्ट हो जाएगा और फिर वो जलने लग जाएगा। ठीक है, तो यानी कि पूरा धुआं धुआं हो जाएगा माहौल। ओके ना, तो आओ समझते हैं आखिर ये धुआं धुआं कैसे हो रहा है, उसी के बारे में हम लोग को अभी इस एक्टिविटी में समझना है। चलो पॉइंट वाइज देखो। तो पहला पॉइंट है होल्ड अ कॉनकेव मिरर इन योर हैंड एंड डायरेक्ट इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सन। ठीक है, टुवर्ड्स द सन, उसको ऐसे करना है। सेकंड, डायरेक्ट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑनटू अ शीट ऑफ पेपर हेल्ड क्लोज टू द मिरर। मिरर के सामने में तुम एक पेपर रखो और उस जो लाइट रेज आ रहा है उसको इस तरह से डायरेक्ट करो जिससे कि वो जो तुम्हारा मिरर है वहां से सारा लाइट रेज उस पेपर पे पड़े। तीसरा पॉइंट है नाउ एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द कॉनकेव मिरर टिल द शार्प ब्राइटेस्ट स्पॉट ऑफ सनलाइट इज फॉर्म ऑन द व्हाइट पेपर। तो यहाँ पर तुम्हें कॉनकेव मिरर को इस तरह से पोजीशन करना है जिससे कि तुम्हारा व्हाइट पेपर पर कहीं एक पॉइंट पर ब्राइटेस्ट और शार्प स्पॉट मिल जाए। ठीक है,
इसके बाद तुम्हारा है दिस इज द इमेज ऑफ द सन एंड द फोकस पॉइंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वो जो तुम्हारा स्पॉट होगा वो तुम्हारा सन का इमेज कहलाएगा। सन का क्या कहलाएगा? तो सन का तुम्हारा इमेज कहलाएगा और उसे हम बोलते हैं फोकस पॉइंट ऑफ द कॉनकेव मिरर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद 5 नंबर तुम्हारा है द पेपर एट फर्स्ट बिगिंस टू बर्न प्रोसीडिंग प्रोड्यूसिंग स्मोक ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ सनलाइट इग्नाइट्स द पेपर एट दैट स्पॉट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो जो तुम्हारा कंसंट्रेटेड होकर जो सारा लाइट रेज आ रहा है और एक जगह पर टकरा रहा है, एक जगह पर पूरा फॉल कर रहा है, तो वहां पर हीट पैदा करता है और धीरे धीरे वो पेपर जलने लग जाता है और वहां से धुआं यानी स्मोक निकलना चालू हो जाता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा बर्निंग ऑफ पेपर है, बहुत ही आसान है, सिंपल सा है, जो कि तुमने बचपन में ऐसा किया होगा मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर, सिंपल वाला जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता था बड़ा दिखने वाला, ठीक ना, उसका यूज किया होगा। तो चलो यहाँ पर से कुछ रिमेंबर पॉइंट है उसको याद रखना। पहला कि कॉनकेव मिरर इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये कन्वर्ज करता है सारा रेज को, जो भी रिफ्लेक्शन होता है, मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सारे रेज को कन्वर्ज करते हैं। इस तरह से रेज आया, रिफ्लेक्शन किया, कन्वर्ज कर दिया। ठीक है, दूसरा तुम्हारा है कॉन्वेक्स मिरर, उसे हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ये क्या करता है? सारे रेज को डाइवर्स करता है आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी कि रेज आया, आओ आओ, और फिर चले जाओ, आओ आओ, फिर चले जाओ, ऐसे करके वो आएगा और रेज डाइवर्स हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा। तो जब रेज निकल जाता है तो यानी कि डाइवर्स हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। और कन्वर्जिंग मतलब है आओ आओ और कन्वर्ज हो जाओ, आओ आओ और कन्वर्ज हो जाओ। ठीक है, ऐसे आओ, कन्वर्ज हो जाओ। तो ये हो गया तुम्हारा कन्वर्जिंग मिरर के बारे में। ओके ना, तो चलो आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन 100% श्योर रहते हैं, इसमें हम लोग को रे डायग्राम बनाना होता है। ठीक है, यानी कि जो तुमने दो तरह का मिरर्स के बारे में पढ़ा, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉनकेव मिरर के सामने में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वहां पर से क्या हमारा फिगर, हमारा जो इमेज है वो दिखता है, और कॉन्वेक्स मिरर के सामने जब हम अपने आप को देखते हैं तो कैसा फेस हमारा, कैसा इमेज हमारा दिखता है। ठीक है, तो उनके बारे में ही स्टडी करना है, उसका रे डायग्राम बनाना है, उसका मतलब ऑब्जेक्ट को अलग अलग प्लेसेस पर रखा जाएगा तो उसका इमेज कैसे बनेगा, किस तरह का होगा और उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो टॉपिक हमारा है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स, जिसमें से हम लोग पहले रूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर कौन सा ऐसा रूल है जिसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग इमेज को बड़ा ही आसानी से एकदम चुटकियों में उसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से बेसिकली देखो दो रूल्स तुम्हें याद रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, साथ साथ में बताता चलूंगा कौन सा इंपॉर्टेंट रूल्स है जो तुम्हें श्योर लगाना है, याद रखना है। ठीक है, आओ देखते हैं, मतलब दो रूल्स लगाना होता है। तो पहला रूल्स कह रहा है कि रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जब तुम्हारा रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है, क्या होता है? जब रेज तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है, तो जब पैरेलल जाएगा तो इट गोज थ्रू फोकस पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होने के बाद वो तुम्हारा फोकस से होके चला जाएगा। आओ देखते हैं एग्जांपल। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम एक लाइट रेज ले लिए जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, और ये कौन सा मिरर है जरा बताओ तो मुझे, जल्दी कमेंट करो। ये तुम्हारा कॉनकेव मिरर है, गुफा के साइड, गुफा के टाइप का है, केव के टाइप का है, केव में तुम्हारा रिफ्लेक्शन हो रहा है यानी कि कॉनकेव है, और ये तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉनकेव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब तुम्हारा लाइट रेज आता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है भूल गए क्या? तो यहाँ पर देखो, तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करते हुए जो लाइन बनता है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करते हुए जो लाइन बनता है उसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रेज आ रहा है कॉनकेव मिरर में, तो कॉनकेव मिरर उसे कन्वर्ज करता है, कहां पर कन्वर्ज करता है? तो फोकस पर कन्वर्ज करता है, तो ये फोकस से होकर चला जाएगा। ठीक है ना, इसी तरीके का चीज यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है। जब तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रेज अगर चलते हुए आता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ जाएगा? फोकस की तरफ। तो यहाँ पर बताओ मुझे कि ये फोकस की तरफ जा सकते हैं क्या? ये तो मिरर है, मिरर के पीछे तो रिफ्लेक्शन नहीं होता है, अर्ध की ओर होता है, और मिरर के अंदर में कोई ना कोई लाइट रे घुस जाता है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो यहाँ पर मतलब है कि ये पीछे जाएगा नहीं, तो जब जाएगा नहीं तो हम क्या करेंगे? इसे डॉट डॉट करके हम इसे मीट करेंगे, डॉट डॉट करके मीट करेंगे और इसे आगे की ओर ऐसे निकाल देंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है, लाइट को डाइवर्ज करता है, लाइट को डाइवर्ज करता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा बन गया कि जब लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो फोकस से गुजर जाएगा। दूसरा देखो, दूसरा क्या है? तो रेज कमिंग फ्रॉम फोकस पॉइंट, फोकस पॉइंट से रेज आएगा, इट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन,
ये बिल्कुल पहले वाले का जैसा एकदम उल्टा है। चलो ध्यान से मैं देखो, मैं बता रहा हूँ, देखो तो ये बोल रहा है कि फोकस से अगर तुम्हारा रेज निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, फोकस से अगर तुम्हारा रेज आता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाता है। ऐसा ही तो मैंने बनाया था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो फोकस से गुजरेगा, तो फोकस से अगर जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगा। सेम तरह से यहाँ देखो, तो मान लो कि ये तुम्हारा फोकस से आ रहा है, अब से पीछे तो आ नहीं रहा है, तो डॉट डॉट करके मिला लेंगे, डॉट करके मिला के हम लोग पता कर लेते हैं कि हाँ फोकस से आ रहा है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगा। तो ऐसा कुछ तुम्हारा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये दो लॉ, दो रूल्स हो गया तुम्हारा, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो है वो तुम्हारा फर्स्ट वाला है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना भी अभी तुम रे डायग्राम बनाओगे उसमें तुम्हें ये वाला रूल का इस्तेमाल तो करना ही है मिरर के केस में, ठीक है। चलो अब आगे दो रूल्स है और है, उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है थर्ड नंबर, रेज कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर इट रिट्रेसेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर तुम्हारा रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, कहां से जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है, तो वो क्या करता है, रिट्रेस करता है। रिट्रेस का मतलब होता है कि वो अपना रास्ता वापस उसी दिशा में, उसी रास्ते पर वापस चलते हुए आ जाता है, ठीक है ना। रिट्रेस का मतलब जिस पाथ पर वो गया उसी पाथ पर वो वापस आ जाएगा। बात समझ में आया ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, अभी हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी से हम एक लाइट रे भेजेंगे जो कि तुम्हारा जाएगा और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होगा, वापस तुम्हारा उसी पाथ पे लौट आएगा। इसे बोलते हैं रिट्रेसेस इट्स पाथ, ठीक है। ये तीसरा लॉ कह रहा है, तीसरा रूल कह रहा है। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में सेम होगा। तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो अंदर की साइड है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, डॉट डॉट करके इसे हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। डॉट डॉट करके इसे क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे और फिर यहाँ से इसे बाहर की ओर इस तरह से निकाल लेंगे। तो ये तुम्हारा हो गया कि जब लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाता है तो वापस वो तुम्हारा उसी डायरेक्शन में रिट्रेस कर लेता है, वापस क्या करता है, उसी डायरेक्शन में तुम्हारा रिट्रेस कर लेता है, ठीक है। तो बात समझ में आ गया। तो ये तुम्हारा तीसरा रूल है, इमेज फॉर्मेशन में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट रूल तुम्हारा है कि व्हेन अ लाइट रे फॉल्स ऑब्लिकली। ऑब्लिकली का मतलब क्या होता है, ऑब्लिकली का मतलब होता है कि अगर मान लो ये तुम्हारा मिरर है, तो मिरर में तुम्हें लाइट रे को कुछ इस तरह से फॉल करना है, क्या करना है, इस तरीके से फॉल करना है, यानी टेढ़ा थोड़ा फेंकना है। तो टेढ़ा जब तुम लेकर जाओगे लाइट रेस को तो उसे बोलेंगे ऑब्लिकली फॉल। तो जब ऑब्लिकली तुम्हारा पोल पर जब गिरता है लाइट रेस, तो इट फॉलोज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर के बराबर है। एंगल आई इक्वल टू क्या है, एंगल आर के बराबर है, ठीक है। तो आओ देखते हैं यहाँ पर कैसे रे डायग्राम इसका बनेगा। अच्छा यहाँ पर मैं बता दूं कि अगर तुम्हें ये डायग्राम बनाने में थोड़ा दिक्कत होगा तो मैं बता दूं कैसे करना है। पहले तुम्हें एक अपना हाथ को अच्छे से रखकर उसे ड्रॉ करोगे इस तरह से कर्व थोड़ा, ठीक है। कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर रहे हो तो अच्छे से थोड़ा सा कर्व ले लेना, पूरा नहीं घुमा देना, पूरा लड्डू बना मत बनाना, थोड़ा सा कर्व लेना और फिर इसका बैक साइड यानी कि जो ओवरा साइड होगा वहां पर तुम क्या करोगे, डॉट डॉट लाइन करके ऐसे खींच दोगे, ठीक है, शेडिंग जैसा कर दोगे। फिर यहाँ पर क्या करना है कि इसमें से बीच में से एक लाइन खींचना है, क्या करना है, बीच में से एक लाइन खींच देना है, ओके। फिर बीच में से जब लाइन खींच दोगे तो ये लाइन तुम्हारा इस मिरर पे जिस पॉइंट पर मीट करेगा, जिस पॉइंट पर कट करेगा वो तुम्हारा पोल हो जाएगा, ठीक है। फिर पोल से क्या करोगे, कुछ डिस्टेंस पर तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर बना लोगे। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के एकदम बीचों बीच तुम्हें क्या करना है, फोकस पॉइंट बनाना है। ये तुम्हारा माइंड से हो सकता है, तुम सिंपल सिंपल ये चीज करके आराम से देखकर कर सकते हो कि हाँ ये बीच में आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है, इतना तो आता होगा। फिर उसके बाद ये एम और ये एन लिखना है, ये अपर्चर के लिए होगा तुम्हारा। एंड देन फिर जहां से लाइट रेस भेजना है वहां से भेजना और बनाते रहना तुम अच्छे से। फिर आओ यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा था कि लाइट रेस जब तुम्हारा फॉल करेगा ऑब्लिकली पोल पर, कहाँ फॉल करेगा, ऑब्लिकली पोल पर, तो जितना एंगल आई बनाएगा तुम्हारा, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। क्योंकि देखो ये जो पॉइंट तुम्हारा है ये क्या होता है, यहाँ पर अगर तुम मान लो एक टेंजेंट बनाओगे, क्या बनाओगे, एक टेंजेंट। अब ये टेंजेंट कौन सी बला है, तो टेंजेंट बस एक ऐसी बला है कि जब कभी भी किसी सरफेस को टच करते हुए कोई लाइन जाता है, जैसे कि मान लीजिए मेरा सरफेस है, अब ये सरफेस को टच करते हुए ये मेरा एक लाइन गया ऐसा, तो सरफेस को टच करते हुए जो लाइन जाता है उसे हम बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है। जैसे तुम्हारा बाल को छूते हुए कोई एक लाइन चला गया,
बॉल को छूते हुए एक तीर चला गया, ठीक ना, उसे बोलते हैं टेंजेंट। तो यहाँ पर भी जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो सर्कल का प्रॉपर्टीज के हिसाब से यहाँ पर तुम्हारा एंगल बनता है 90, यानी कि ये जो तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस है ये तुम्हारा होता है, ये तुम्हारा नॉर्मल जैसा बिहेव करता है, तो इसलिए यहाँ पर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, ठीक है। इस पर अभी उतना ज्यादा चर्चा मत करो, अभी बस इतना समझो कि ये ऑब्लिकली फॉल करेगा तो यहाँ पर एंगल आई बनाएगा और उतना ही एंगल से बाहर निकल जाएगा। चलो सेम चीज यहाँ पर भी होगा, तो यहाँ पर भी हम लेकर जाते हैं प्रिंसिपल पोल पर हम फॉल करेंगे लाइट रेज को, यहाँ पर एंगल आई बनेगा और जितना एंगल आई बना है उतना ही एंगल आर लेते हुए वो बाहर की ओर निकल जाएगा। जितना एंगल आई बना है उतना ही एंगल आर बनाते हुए बाहर की ओर क्या होगा, निकल जाएगा। थोड़ा सा छोटा हो गया है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, लो बड़ा हो गया ना, हाँ बड़ा हो गया। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर का इस्तेमाल करते हुए ये चीज तुम्हारा लास्ट वाला रूल चलता है। अब देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा रूल का तुम इस्तेमाल करोगे रेस डायग्राम बनाने के लिए। तो पहला तुम क्या करना कि फर्स्ट वाले रूल का इस्तेमाल तो करना होगा पक्का, ये तुम्हारा यूज होगा हर समय, ठीक है। दूसरा कौन सा रूल का इस्तेमाल करोगे, तो दूसरा बेसिकली जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल में होता है वो सेकंड पॉइंट ही है, सेकंड पॉइंट ही तुम्हारा ज्यादा इस्तेमाल में लिया जाता है। तीसरा पॉइंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, चौथा पॉइंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम किससे बनाना चाहते हो। बेसिकली तुम्हें दो रे डायग्राम का यूज करना होता है इमेज फॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है। तो इन चारों में से कोई भी दो यूज कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट वाला का यूज करना एकदम कंपलसरी है। चलो अब आगे देखते हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। तो देखो अभी हम लोग को पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर के बारे में, ठीक है। तो देखो कॉनकेव मिरर जो होता है वो तुम्हारा दो तरह का इमेज बनाता है, यानी कि वो रियल इमेज बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में हमने स्टडी किया हुआ है, आई लिंक पर बटन है, वहां से जाके देख सकते हो फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। रियल इमेज का मतलब होता है कि जब वो आपस में इंटरसेक्ट करता है, मतलब जो रेज होता है आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर वो एक जगह पर कट कर रहा है तो इसका मतलब वो रियल इमेज बनाएगा। और रिफ्लेक्शन होने के बाद अगर रेज कहीं कट नहीं करता है और हमें अपीयर होता है कि कहीं कट हो रहा है, अपीयर हो रहा है कि कहीं कट हो रहा है, तो इसका मतलब वो वर्चुअल इमेज बना रहा है। ये सिंपल सा चीज याद रखना है तुम्हें। अब देखो यहाँ पर कॉनकेव मिरर जो होता है वो रियल और वर्चुअल इमेज दोनों बनाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि हम ऑब्जेक्ट को, ये जो मेरा मिरर है कॉनकेव मिरर, इसके आगे पीछे थोड़ा थोड़ा करते हुए हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को पास लेते जाएंगे और उसके द्वारा जो इमेज बनता है उसको निकालते जाएंगे, बनाते जाएंगे, ठीक है। तो आओ देखते हैं यहाँ पर कैसे होगा। तो पहला तुम्हारा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखा जा रहा है। तो मान लो कि ये मेरा इंफिनिटी हो गया, क्या हो गया ये मेरा इंफिनिटी हो गया। तो इंफिनिटी पर जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वहां से रेज निकल कर आएगा। तो रेज को कैसे लेकर आना, ध्यान से देखो, रेज को हमेशा जो हेड होता है, हेड से एक रेज को लेकर आना है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाना है, रेज को हेड से लाना है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये रेज आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऊपर और एक नीचे से रेज लेकर आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होगा ना, उसका पैर तो दिखेगा नहीं, तो पैर नहीं दिखेगा तो उसको यहाँ से नीचे से ले सकते हैं, ओके। तो यहाँ से जब रिफ्लेक्शन होगा तो ये तुम्हारा कहाँ से कट होगा, तो हमने रूल क्या पढ़ा है कि जब भी तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रेज आता है तो वो फोकस से गुजर जाता है, फोकस से चला जाता है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होगा, तुम्हारा फोकस से चला जाएगा। थोड़ा सावधानी से करना, स्केल का यूज करना तो अच्छे से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और स्केल का यूज नहीं करोगे तो हाथ तुम्हारा प्रैक्टिस रहना चाहिए, तुम्हारा पूरा अच्छे से एक्सपीरियंस रहना चाहिए, तो जाके तुम्हारा क्या होगा वो बन जाएगा। तो यहाँ पर जो तुम्हारा इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, वो फोकस पर बन रहा है, ठीक है। तो आओ यहाँ पर इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते रहे। तो देखो इमेज में तीन कैरेक्टरिस्टिक्स तुम लोग को याद रखना है, लिखना है। पहला, इमेज बना कहाँ है। दूसरा, इमेज का नेचर कैसा है, नेचर यानी कि वो कैसा है भाई, रियल है कि वर्चुअल है। तीसरा, इमेज का साइज कैसा है, छोटा है, बड़ा है, छोटा, बहुत छोटा है, क्या है। तो पहला अगर यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे, रेज आया, आफ्टर रिफ्लेक्शन कट गया, मीट किया है, तो ये क्या होगा तुम्हारा, पहले बना कहाँ पर है, तो बना तुम्हारा फोकस पर है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इमेज फॉर्म्ड या फिर इमेज इज फॉर्म्ड एट एफ, कहाँ पर बन रहा है, एफ पॉइंट पर बन रहा है, एफ यानी कि फोकस पॉइंट पर बन रहा है। दूसरा क्या लिखोगे कि इमेज इज, नेचर के बारे में लिखना है, तो नेचर कैसा होगा, तो रियली कटर कर रहा है, तो इमेज रियल। और जब तुम्हारा रियल होता है तो इमेज हमेशा उल्टा बनता है। ऐसा ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कैसा बनेगा, उल्टा, उल्टा बनेगा, यानी कि उसको लिखेंगे इन्वर्टेड,
उल्टा के लिए क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा। तीसरा में क्या लिखोगे, इमेज का साइज के बारे में, तो इमेज साइज इज हाईली डिमिनिश्ड। तो यहां पर जो इमेज का साइज है वो बहुत ज्यादा छोटा है, लगभग वो पॉइंट के साइज का, पॉइंट साइज के बराबर है। तो देखो बहुत दूर में जो ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका इमेज तो तुम्हें छोटा सा ही दिखेगा, एकदम बिट्टू सा, ठीक है। इसका मतलब है कि वो तुम्हारा हाईली डिमिनिश्ड होगा, हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा होगा या फिर पॉइंट साइज के बराबर होगा। तो यहाँ पर एक चीज देख सकते हो कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का जो हाइट होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो हाइट होता है उसे हम बोलते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एचओ मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको भी साथ में देखते चलो कि जो ऑब्जेक्ट का हाइट होता है प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्जेक्ट का जो हाइट होता है उसे एच ओ बोलते हैं, और एच आई क्या होता है, ये होता है हाइट ऑफ इमेज। जो तुम्हारा इमेज बन रहा है वो प्रिंसिपल एक्सिस से कितना ऊपर कितना नीचे है, वो तुम्हारा हाइट ऑफ इमेज होता है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि जो हाइट ऑफ इमेज है बहुत ही छोटा सा, हाइट ऑफ इमेज बहुत छोटा सा, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा सा। तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो कि जो हाइट ऑफ इमेज होगा वो मच मच लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या होगा, वो बहुत 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 छोटा होगा। आओ अब नेक्स्ट वाला जो है उसे देखते हैं, नेक्स्ट केस को। नेक्स्ट केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, सी से दूर। अब क्या करें, पहले इन्फिनिटी पर रखें, फिर धीरे 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 लेकर आएंगे पास, पास कहाँ पर, सी से पहले, पास कहाँ पर, सी से पहले रखेंगे। तो ये लो सी से पहले आ गया, तो सी से पहले आ गया, इस ऑब्जेक्ट का नाम दे देंगे ए और बी, ए बी इसका नाम हो जाएगा। अब यहाँ से रेज लेकर चलते हैं, तो रेज तुम्हारा पहला जाएगा इसका हेड, ऊपर हेड होता है, तो हेड से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, और पैरेलल जब जाता है ये फोकस से होकर गुजर जाता है, क्या होता है, फोकस से होकर गुजर जाता है। ओके, पहला रेज का हमने इस्तेमाल कर लिया। अब दूसरा रेज कौन सा यूज करोगे, तो तुम्हारा मर्जी, तुम जो यूज करना चाहते हो। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी जा सकता है, लेकिन ये तो इधर भेजना पड़ेगा, तो गड़बड़ हो गया। तो क्या करोगे, तुम फोकस से लेकर जाओ, फोकस से लेकर जाओगे तो भी हो जाएगा कम। लो गड़बड़ हो गया। चलो यहाँ पर मैं फिर से बनाता हूँ, देखो 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 देखो, अब सही बना। तो मैंने फोकस से लेकर गया रेज ऑफ लाइट को, तो ये क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगा, क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगा। तो देखो ये मीट कहाँ पर किया, ये पॉइंट पर ना, तो ये पॉइंट को यहाँ पर क्या करोगे, इसे मिला दोगे, और यहाँ पर ये तुम्हारा इमेज बन गया। इसको लेंगे ए डैश, हेड नीचे आ गया है ए डैश, और ये हो जाएगा तुम्हारा पॉइंट बी डैश हो जाएगा। तो ए डैश बी डैश, यानी कि ए बी मेरा ऑब्जेक्ट ये था और उसका इमेज बना उल्टा, ए बी ए डैश बी डैश तुम्हारा नीचे बना है। तो यहाँ पर अगर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने बोला जाए इमेज का, तो पहला लिखोगे इमेज बना कहाँ है, तो इमेज इज फॉर्म्ड इन बिटवीन, इन बिटवीन किसके बीच बना है, सी और एफ के बीच, हमेशा सी और एफ के बीच बनेगा, सी एंड एफ। तो सी और एफ के बीच तुम्हारा क्या होगा, इमेज बनेगा। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे इमेज का नीचे, देखो रेज जो है एक्चुअली कट हुआ है, एक्चुअली क्या हुआ है, कट हुआ है आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर लिखोगे इट इज रियल, और जब रियल होता है तो इमेज कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है, इन्वर्टेड यानी कि उल्टा। क्या उल्टा यहाँ बना है, हाँ यहाँ तो उल्टा बना है, ऐसा ऑब्जेक्ट था उसका उल्टा बन गया इमेज। तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि इमेज का साइज कैसा है, तो देखो इमेज इतना बड़ा था, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, साइज इसका क्या होगा, छोटा होगा। ऑब्जेक्ट हमारा बड़ा होगा और साइज कैसा होगा, इमेज का वो छोटा होगा, ठीक है। इसे अच्छे से बनाना तो सही सही बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इमेज साइज इज डिमिनिश्ड, इमेज का साइज कैसा होगा, छोटा होगा, डिमिनिश्ड होगा। तो यहाँ पर एक ये चीज लिख सकते हो, हाइट ऑफ इमेज यानी कि एच आई जो होगा वो लेस देन एच ओ होगा। एच ओ से क्या हो जाएगा तुम्हारा, वो लेस देन हो जाएगा। एच आई से क्या होगा, एच आई जो होगा एच ओ से छोटा हो जाएगा। चलो नेक्स्ट केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर, ठीक है। तो नेक्स्ट केस क्या है कि ऑब्जेक्ट को और पास लेकर आएंगे, पास लेकर कहाँ पर आ गए, सेंटर पर। तो जब सेंटर पर लेकर आओगे तो इसका जो इमेज बनेगा तो दो रे का बनाना है। एक रेज तुम्हारा इसका हेड से निकलेगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो फोकस से गुजर जाएगा, और दूसरा रेज तुम्हें चॉइस करना है। तो यहाँ पर मैंने क्या चॉइस किया है कि फोकस से होकर लेकर में गया है, तो फोकस से जब मैंने लेकर गया तो ये जो तुम्हारा रेज है आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सीधा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, सेकेंड
जो रूल था उसके जरिए ये काम कर रहा है। तो ये जहां पर मीट कर रहा है वहां पर मैंने ए डैश लिया और इसको मीट करते हुए ऊपर ले जाते हुए उस प्रिंसिपल एक्सिस पर एक लाइन ड्रॉ कर लिया जिसे बी डैश नाम दे दिया। तो ए बी का जो इमेज बन रहा है वो ए बी डैश बन रहा है, वो नीचे बन रहा है। तो यहाँ पर इसको ऑब्जर्व करने के बाद तुम यहाँ पर ये क्लियरली देख सकते हो कि इमेज इज फॉर्म्ड एट सी। कहां पर बना इमेज? सी पर बना। दूसरा, इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसा है? रियल और इन्वर्टेड है। रियल यानी कि देखो एक्चुअली कट किया ना रेज, रेज जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली कट हुआ है, इसका मतलब रियल है। इन्वर्टेड क्यों? देखो ऑब्जेक्ट ऐसा था तो उसका उल्टा इमेज बना है तो यानी कि इन्वर्टेड होगा। तीसरा, तुम्हारा इमेज साइज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट साइज। जितना बड़ा साइज ऑब्जेक्ट का उतना ही बड़ा साइज इमेज का होगा, यानी कि एच आई इज इक्वल टू द एच ओ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आओ यहाँ पर देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में क्या बोल रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सी एंड एफ। नेक्स्ट केस है कि जब हम सी और एफ के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट का जो हेड है, हेड से क्या होगा, तुम्हारा रेज बाहर निकल के जाएगा और जाकर तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेगा और सीधा टकराएगा मिरर से। तो टकराने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होकर गुजर जाएगा, सीधा सा बात है। नेक्स्ट रेज तुम्हें क्या लेना है, तुम्हारा चॉइस है। मैं यहाँ पर क्या लिया हूँ, फोकस से लेकर गया हूँ और वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगा। तो ये जहां पर मीट कर रहा है यहाँ पर हम ए डैश लेंगे और इसको ऊपर ले जाते हुए इस प्रिंसिपल एक्सिस पर टच करा देंगे, तो ये जो लाइन बनेगा इसका ये पॉइंट बी डैश हो जाएगा और ये हमारा इमेज है। ये इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, पहला, इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड सी। सी के एकदम बियॉन्ड बना है, सी के पहले बना है, सी से दूर बना है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा इमेज सी के बियॉन्ड बना है। दूसरा तुम्हारा इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा है तुम्हारा इमेज, बता जल्दी। ऑब्जेक्ट ऐसा है, रियल जो इसका इमेज है उल्टा है, ऑब्जेक्ट ऐसा है और इसका इमेज कैसा है, उल्टा, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा। इमेज का साइज क्या है, मैग्नीफाइड और इनलार्ज्ड है। मैग्नीफाइड यानी कि बहुत बड़ा है, और सॉरी मैग्नीफाइड मतलब बड़ा है और इनलार्ज का मतलब भी बड़ा ही होता है, ठीक है। यानी कि हाइट ऑफ इमेज क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा आएगा तुम्हारा, ओके ना। चलो तो देखो नेक्स्ट हमारा 5 पॉइंट है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ। अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को और क्लोज लेकर आएंगे। तो कहां पर हमने रखा था, पहले सी और एफ के बीच रखा था 4 पॉइंट में, अब ऑब्जेक्ट को और क्लोज लेकर एफ पर रखेंगे। तो यहाँ पर जब एफ पर रखेंगे तो एफ का जो तुम्हारा हेड होगा ऑब्जेक्ट का, वहां से रेज जाएगा पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस से गुजर जाएगा, ठीक है, पहला हो गया। अब दूसरा रेस लेकर जाना है तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। मैंने बोला था ना कि तुम जिस तरह से लेकर जाना चाहते हो वैसे लेकर जाओ। अगर तुम्हारा मन कर रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से टच करते हुए लेकर जाए तो वैसा लेकर चले जाओ। अगर तुम्हारा मन कर रहा है कि यहाँ पर ये फोकस नहीं जा सकता है, फोकस पे ही खड़े हो, तो वहां से लाइट कैसे घुसेगा, नहीं हो पाएगा ना। तो इसका मतलब है कि तुम्हें कुछ और लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिया कि लाइट रे को ऑब्लिकली मैंने पोल पर फोकस किया। तो जब पोल पर फोकस किया तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जितना एंगल यहाँ बना रहा था उतना एंगल पर वो वापस बाहर की ओर निकल जाएगा। तो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये पैरेलल जा रहा है, लाइन कैसा हो रहा है, ये बिल्कुल पैरेलल हो रहा है। ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल क्या है, तुम्हारा पैरेलल है। तो जब तुम्हारा लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब है कि ये कहीं पर मिलेगा, कहीं पर मिलेगा तो नहीं, लेकिन मिलता हुआ तुमको दिखेगा। जैसे रेल का पटरी होता है, रेल का पटरी अगर तुम बहुत दूर से एकदम सीधा अगर देख रहे हो तो वो लगेगा कि ऐसे 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 करके एकदम सीधा मिलते हुए जा रहा है, इस तरह से सीधा मिल जा रहा है ना। तो इस तरह से तुम्हें दिखता है, तो यहाँ पर भी ऐसा मिलता हुआ तुमको दिखेगा। तो हम मान के चलेंगे कि ये जो रेज है वो इन्फिनिटी पर जाके मीट करेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज क्या आ जाएगा, तो पहला, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ओके। दूसरा, इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। रियल क्यों, क्योंकि एक्चुअली कटेगा, कहीं तो जाके कटेगा, और इन्वर्टेड क्यों, क्योंकि उल्टा होगा। तीसरा, तुम्हारा इमेज साइज इज हाईली मैग्नीफाइड। यहाँ पर छोटा ऑब्जेक्ट है, इमेज इतना बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि इन्फिनिटी में बन रहा है तो बहुत बड़ा बनेगा, इन लार्ज होगा, हाईली इन लार्ज होगा तुम्हारा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन पी एंड एफ। जब ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में रखते हैं तो क्या होता है, तो देखो ध्यान से। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रेज जाएगा, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से गुजर जाएगा, फोकस से क्या होगा, निकल जाएगा। दूसरा रेज कहां से लेकर जाना है, अगर तुम्हारा मन किया कि ये ऑब्लिकली पी से लेकर जाए तो पी से लेकर जा सकते हो। यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर गया तो जाने पर क्या होता है, वापस ये उसी पाथ को रिट्रेस कर लेता है। ये तीसरा पॉइंट में था कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिट्रेसेस द पाथ, वो वापस उसी पाथ पे लौट आता है। तो देखो ये तो पूरा फैलता हो जाएगा, पूरा चौड़ा होते जाएगा ऐसे ऐसे करके, तो ये कभी मिलेगा, ऐसे जब निकलते जा रहा है तो ये तो कभी मिलेगा ही नहीं।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, पीछे डॉट 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 करके मिलाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर मीट करता हुआ हमें अपीयर हो रहा है, जिसका मतलब ये जो हमारा है ये इमेज बनेगा, ये मिरर के पीछे बनेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक देखो, इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रहा है। इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट है। वर्चुअल इरेक्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो इमेज बन रहा है वो एक्चुअली रेज कट नहीं हो रहा है, हमने ऐसा सोचा, इमेजिन किया कि अगर आगे नहीं कट कर रहा है तो पीछे कहीं जाकर कट तो कर रहा होगा, क्योंकि इमेज तो हमें मिरर में दिख रहा है, इमेज बन रहा है तो वो पीछे बन रहा होगा, इसलिए वो वर्चुअल और इरेक्ट है। इरेक्ट क्योंकि वो सीधा है, जैसा ऑब्जेक्ट वैसा इमेज है। तीसरा पॉइंट, इमेज साइज इज मैग्नीफाइड और इनलार्ज, इमेज का साइज कैसा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है, तो यानी मैग्नीफाइड और इनलार्ज हो, यानी एच आई ग्रेटर देन एच ओ होगा। और यहाँ पर क्या लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो कि जो एच आई होगा वो मच मच ग्रेटर देन एच ओ हो जाएगा। ठीक है, एच आई क्या होगा, एच ओ से बहुत ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है, तो देखो इसमें से जो इंपॉर्टेंट तुम्हारा रे डायग्राम में जो ज्यादातर पूछा जाता है उसको मैं बता दे रहा हूँ। तो रे डायग्राम में इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो वो तुम्हारा 3 नंबर इंपॉर्टेंट है और 6 नंबर इंपॉर्टेंट है। ये दो जो है तुम्हारा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बच्चा बहुत ज्यादा गलती करता है बनाने वक्त, तो इसको ज्यादा ध्यान रखना। तो ये 3 नंबर और 6 नंबर तुम्हारा क्या है, वीवी आई है। ओके, चलो नेक्स्ट है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, देखो यहाँ पर, तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर यानी कि जिसका जो उभरा हुआ पार्ट होता है वहां से रिफ्लेक्शन होता है, और जो केव टाइप का यानी कि गुफा टाइप का जो पार्ट होता है वहां पर पूरी तरह से पेंटेड रहता है, वहां पर पूरी तरह से क्या रहता है, सिल्वरी पॉलिश रहता है। ठीक है ना, वहां से रिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो आओ देखते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, जो तुम्हारा साइड मिरर में यूज होता है, मॉल में यूज होता है। ठीक है, वैसा मिरर को हम लोग कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, और वो हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। आओ देखते हैं, इसमें बेसिकली दो तरह का केसेस बनता है, क्योंकि यहाँ पर पोल और बीच में कोई है ही नहीं पॉइंट जिसके बीच में तुम रख रख के चेक कर सकते हो। एक तुम्हारा इन्फिनिटी होगा, एक तुम्हारा ये पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी रख दो, वो तुम्हारा सेम तरह का इमेज बनाता है। ठीक है, बस साइज छोटा बड़ा होता है। आओ पहले देखते हैं इन्फिनिटी का। तो जब इन्फिनिटी में यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो रेज आता है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और रिफ्लेक्शन होने के बाद फोकस से कटता हुआ लगता है, मीट मतलब अपीयर टू मीट होता हुआ लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख सकते हैं कि इमेज इज फॉर्म्ड एट एफ, कहाँ पर बन रहा है, एफ यानी फोकस पर बन रहा है, मिरर के पीछे। फिर तुम्हारा इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, और यहाँ पर जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, वर्चुअल। वर्चुअल क्यों, क्योंकि मीट कर रहा है, अपीयर टू मीट हो रहा है, एक्चुअल मीट नहीं कर रहा है, अपीयर टू मीट हो रहा है। और इरेक्ट, ये जब भी तुम्हारा वर्चुअल होगा उसका याद रखना, वो इरेक्ट बनेगा नहीं सीधा बनेगा। इसके बाद तुम्हारा इमेज साइज हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज का बनेगा, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं एच आई इज मच मच ग्रेटर देन एच ओ। नेक्स्ट तुम्हारा है कि जो ऑब्जेक्ट को पी और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर रख देंगे, मान लो यहाँ पर रख दिए, तो एक तुम्हारा रेज क्या इसका हेड से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से गुजरेगा, तो फोकस से हम डॉट डॉट करके पीछे टच कर देंगे और ऊपर से लाइन खींच के ऊपर कर देंगे। ठीक है, फिर एक रेज तुम्हारा ले सकते हो, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले सकते हो, वो थोड़ा सा ज्यादा लंबा पड़ेगा, तो तुम क्या करो, रेज को ऑब्लिकली पोल पर ऑब्लिकली फॉल कर दो। ठीक है, फॉल करवा दो। तो जब रेज तुम्हारा पोल पर फॉल करेगा तो जितना एंगल आई बनाएगा उतना ही एंगल आर बनते हुए ये वापस तुम्हारा रिटर्न हो जाएगा, बाउंस बैक हो जाएगा। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, इसी को डॉट डॉट करके पीछे बढ़ाना, यहाँ पर इंसिडेंट रे को डॉट डॉट करके पीछे मत बढ़ाना, रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बढ़ाना। तो देखो ये मीट करेगा एक पॉइंट पर, ये जो तुम्हारा लाइन बनेगा इसे बोलेंगे ए डैश बी डैश बोलेंगे। ये जो पॉइंट मीट हुआ इस पॉइंट को ए डैश बोलेंगे, और जब लाइन ड्रॉप करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पर तो ये जिस पॉइंट पर कट होगा उसे बोलेंगे बी डैश। तो यहाँ पर जो इमेज बन रहा है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, तो सीधा है, सीधा है, इतना बड़ा था छोटा बना, कहाँ पर बना है, पी और एफ के बीच में, मिरर के पीछे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इमेज इज फॉर्म बिटवीन पी एंड एफ के बीच बना है। फिर दूसरा, इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, कैसा है तुम्हारा, वर्चुअल है, मतलब वो अपीयर हो रहा है बनता हुआ, और इरेक्ट यानी सीधा दिख रहा है। इमेज साइज इज डिमिनिश्ड, इमेज का साइज कैसा है, छोटा हो चुका है, वो डिमिनिश हो चुका है। एच आई इज लेस देन एच ओ, एच आई क्या है, एच ओ से छोटा है। ठीक है, तो जल्दी से मैं इसे मिटाता हूँ और इससे रिगार्डिंग तुम्हारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं लिखवाता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक्स में रेयरली देखने को मिलता है। ठीक है, आओ चलो देखो, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये है कि अगर कॉन्केव मिरर लेते हो तो उसमें अगर ऑब्जेक्ट को तुम मूव करते हो टुवर्ड्स मिरर, मिरर की तरफ अगर ऑब्जेक्ट को मूव करते हो तो इमेज का साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है, बढ़ते जाता है तुम्हारा। ठीक है, इस बात को याद रखना।
और रियल अप टू एफ, कहां तक, जब तक एफ तक ऑब्जेक्ट नहीं आ जाता तब तक इमेज तुम्हारा बढ़ते जाता बढ़ते जाता बढ़ते जाता बढ़ते जाता बढ़ते जाता है, ठीक है। फिर अचानक से क्या होता है, थोड़ा सा डिक्रीज करता है लेकिन वो भी बढ़ा हुआ रहता है, और देन इमेज बिकम्स वर्चुअल। उसके बाद क्या होता है, इमेज वर्चुअल आता है, यहाँ तक तो रियल रहता है लेकिन उसके बाद तुम्हारा यहाँ पर जब आता है ना ऑब्जेक्ट, तो वो तुम्हारा वर्चुअल इमेज बनाता है। दूसरा तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर के केस में कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूव टुवर्ड्स मिरर, जब ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जा रहा होता है तो इमेज साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो पहले जैसे इंफिनिटी पर रखते हैं तो छोटा सा इमेज बनता है फोकस पर, फिर नजदीक लेकर आते हैं तो पोल और फोकस के बीच में बनता है छोटा सा, लेकिन बड़ा तो बनता है, इमेज का साइज तो बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो इस बात को याद रखना, इट इज वर्चुअल होता है। कैसा होता है इमेज हमारा यहाँ पर, ऑलवेज वर्चुअल होता है। अब कुछ ट्रिक बता रहे हैं कि जैसे तुम याद रख पाओ कि कौन सा ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने पर उसका इमेज कहाँ पर बनता है। तो ये ट्रिक अगर तुम अच्छे से याद कर लियो तो फिर तुम्हें इमेज का फॉर्मेशन तुम्हें अच्छे से याद रहेगा, फिर कभी उसका रे डायग्राम गलत नहीं होगा। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या करना, पहले हम लोग क्या करते हैं, एक इन्फिनिटी पर यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, फिर कहाँ रखते हैं, सी के बियॉन्ड रखते हैं, फिर कहाँ रखते हैं, सी पर रखते हैं, फिर कहाँ रखते हैं, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, फिर कहाँ रखते हैं, तो एफ पर रखते हैं, फिर कहाँ रखते हैं, एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 करके ऐसा नंबरिंग कर लेना, 1, फिर सी के बियॉन्ड 2, सी पर 3, बीच में 4, एफ पर 5 और बीच में 6 हो जाएगा। इमेज कहाँ का बनेगा, तो देखो 1 का बनता है, यहाँ एफ से स्टार्ट करना, 1, फिर बीच में 2, फिर 3, इसके नीचे 3 होगा, फिर 4 और पूरा दूर में 5 जाएगा, और यहाँ पर तुम्हारा हो जाता है 6। यहाँ पर क्या होता है, 6 हो जाता है। यानी कि 1 वाला यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखोगे इमेज तुम्हारा एफ पर बनेगा, अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखोगे तो सी और एफ के बीच में इमेज बनेगा, और सी पर रखोगे तो सी पर ही इमेज बनेगा, सी और एफ के बीच में रखोगे तो सी से बियॉन्ड इमेज बनता है, एफ पर ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इन्फिनिटी पर तुम्हारा इमेज बनता है, कहां पर बनता है, इन्फिनिटी बनता है, और 6 पर रखते हो तो इमेज मिरर के पीछे बनता है। यहाँ पर क्या होगा, तो एक तुम्हारा तो 1 यानी कि इन्फिनिटी पर, और एक होता है तुम्हारा 2 यानी कि बीच में। तो 1 पर रखते हो तो फोकस पर बनता है, और 2 पर रखते हो तो बीच में बनता है, 2 पर रखते हो तो कहाँ बनता है, बीच में बनता है। तो ये तुम्हारा शॉर्टकट है, बहुत ही इजी वे में इसको याद कर लेना कि अगर ऐसे नंबर में तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऊपर में 1 2 3 4 5 6, तो उसका इमेज कुछ इस तरह से फॉर्म होता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हमारा है यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर्स, ठीक है। कॉनकेव मिरर्स का क्या इस्तेमाल होता है तो उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो पॉइंट वाइज देखो कि क्या क्या इस्तेमाल में लिया जाता है, मेन मेन पॉइंट जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसको मैं बता रहा हूँ। पहला, कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन व्हीकल हेडलाइट्स, पहला। दूसरा, सर्च लाइट्स, ओके। तीसरा तुम्हारा टॉर्चेस में यूज होता है, यानी कि तुम्हारा व्हीकल का हेडलाइट में यूज होता है, सर्च लाइट में, टॉर्चेस में। इट्स सेक्टर टू प्रोड्यूस एन इंटेंस पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट यानी कि वो जो तुम्हारा हेडलाइट होगा वहां से जो लाइट निकलेगा वो पैरेलली निकले, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर्स का उसके पीछे साइड में, बैक साइड में देखोगे कि वो इस तरह से यूज होता है, थोड़ा सा कर्व टाइप का, ठीक है, जहां बल्ब लगा होता है उसके बगल में, ओके। दूसरा पॉइंट तुम्हारा है कि दे आर यूज्ड एज सेविंग एंड मेकअप मिरर्स, तो किसमें इस्तेमाल करते हैं, तो इसका हम लोग सेविंग और मेकअप मिरर्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वो तुम्हारा जो नाई की दुकान में रहता है सेविंग मिरर्स, और मेकअप यानी कि जो तुम्हारा मेकअप आर्टिस्ट लोग यूज करते हैं, या फिर तुम्हारा पार्लर्स और सेविंग्स में भी इसका इस्तेमाल होता है मेकअप मिरर्स के तौर पर, ताकि हम अच्छे से बड़ा इमेज हम देख सकें, लार्ज इमेज ऑफ द फेस का लार्ज इमेज को देखा जा सके, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। तीसरा तुम्हारा है कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट एंड ईएनटी स्पेशलिस्ट। तो डेंटिस्ट यानी कि दांत का जो डॉक्टर होता है, ईएनटी स्पेशलिस्ट यानी कि जो ईयर, नोज और टंग, तो ये तीन चीज का जो स्पेशलिस्ट होता है उसको ईएनटी स्पेशलिस्ट बोलते हैं। तो इसका यूज ये जो डॉक्टर्स होते हैं वो तुम्हारा कॉनकेव मिरर्स का इस्तेमाल करते हैं, किसको देखने के लिए, तो मैग्नीफाइड इमेज ऑफ टीथ, नोज, आई एंड थ्रोट का मैग्नीफाइड इमेज देखने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर यूज टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेसेस। सोलर फर्नेसेस क्या होता है, तो सोलर फर्नेसेस जस्ट लाइक अ सोलर कुकर। तो सोलर फर्नेसेस में क्या होता है कि हम लोग को सनलाइट को कंसंट्रेट करना होता है एक पॉइंट पर, जिससे कि हमें कंसंट्रेट फॉर्म में हीट मिल सके, वहां पर हीट जनरेट हो सके, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं सोलर फर्नेसेस में। ये बात क्लियर हुआ। तो ये तुम्हारा
पूरा यूजेस हो चुका। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन है, चलो आओ इसको देख लेते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, क्वेश्चन बोल रहा है कि नेम द मिरर दैट विल बी गिव वर्चुअल एंड इनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन बोला है कि तुम्हें एक ऐसे मिरर के बारे में बताना है कि जो तुम्हारा वर्चुअल इमेज बना रहा है और साथ ही साथ इनलार्ज यानी कि बड़ा इमेज बना रहा है। ऑब्जेक्ट अगर इतना छोटा है तो इमेज उसका इतना बड़ा बनेगा, इस तरह से। तो यहाँ पर तुम्हें बताना है। तो चलो देखो, तो दो तरह का मिरर है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो ऐसा कहां पर होता है, तो कॉन्वेक्स में हमें ये याद रखना है कि वो हमेशा वर्चुअल इमेज तो बनाता है लेकिन वो छोटा इमेज बनाता है। और कॉनकेव मिरर में एक केस आता था कि फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो मिरर के पीछे में इमेज बनता है जो कि वर्चुअल होता है और इनलार्ज होता है यानी कि मैग्नीफाइड होता है। तो इसका आंसर, जो सही आंसर है वो तुम्हारा हो जाएगा कॉनकेव मिरर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, कॉनकेव मिरर होगा। यही तुम्हारा वर्चुअल और इनलार्ज इमेज बनाता है, इसके अलावा कोई भी मिरर तुम्हारा नहीं बनाता है। ठीक है, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। देखो पहला पॉइंट, इट इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। जो तुम्हारा व्हीकल्स होता है, व्हीकल्स का साइड में जब तुम चलाते हो तो बगल में तुम्हारा जो मिरर लगा हुआ रहता है पीछे देखने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं रियर व्यू मिरर, और वो तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, फिटेड ऑन द साइड्स ऑफ द व्हीकल, व्हीकल का साइड में तुम्हारा फिट रहता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड उठकर आता है जो कि वो हर बार मतलब ज्यादा चांसेस होता है उसका क्वेश्चन आने का, तुम्हारा हाफ ईयरली में तो पूछा जाएगा और फाइनल में भी पूछने का चांसेस होता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का पूछा जाता है कि व्हाई रियर व्यू इज यूज्ड, व्हाई कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। व्हीकल्स में रियर व्यू मिरर के तौर पर कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो उसका रीजन ये है कि दिस इज बिकॉज अ कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द व्हीकल। व्हीकल के पीछे वो जो तुम्हारा मिरर है कॉन्वेक्स मिरर, वो तुम्हारा इरेक्ट यानी कि सीधा, डिमिनिश्ड यानी कि छोटा, डिमिनिश्ड यानी कि छोटा इमेज तुम्हारा क्या करता है, वो फॉर्म करता है। एंड हेंस द फील्ड ऑफ व्यू बिहाइंड द व्हीकल इज इंक्रीज, यानी कि जो तुम्हारा व्यू है पीछे का जो व्यू है वो तुम्हारा बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा चीजों को भी छोटा छोटा चीज में दिखा दे रहा है, वो छोटा इमेज बना दे रहा है। तो पीछे अगर बहुत बड़ा एरिया है तो उसको छोटे करके आसानी से दिखा सकता है। इसका मतलब है कि वो पीछे बहुत बड़े फील्ड ऑफ व्यू को खोल देता है, इंक्रीज कर देता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इट मीन्स द ड्राइवर ऑफ अ व्हीकल कैन सी द ट्रैफिक ओवर लार्ज एरिया बिहाइंड हिज व्हीकल। तो वो अपने व्हीकल के पीछे बहुत बड़े ट्रैफिक को आसानी से वो देख सकता है इस कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, दूसरा पॉइंट तुम्हारा है कि दे आर यूज्ड इन बिग शॉपिंग स्टोर्स टू वॉच द एक्टिविटीज ऑफ द कस्टमर्स। यानी यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो तुम्हारा है कि बड़े बड़े जो शॉपिंग स्टोर्स होते हैं, शॉपिंग मॉल्स होता है, उसमें एक जगह पर फिट रहता है। जैसे मान लो कि अगर वहां पर कोई कर्मचारी है, कोई अगर कर्मचारी है वो बैठा हुआ है, तो उसको देखना है कि पीछे वहां पर कोई सामान है और कस्टमर वो क्या कर रहा है उस सामान के साथ, वो उसका किस तरह से कर रहा है, मतलब तोड़फोड़ तो नहीं रहा है। तो उसको देखने के लिए वहां पर एक आगे में वो अपना कॉन्वेक्स मिरर लगाता है, जिसके कारण वो पीछे सीधा देख पाता है कि वो पीछे में क्या हो रहा है, उसको ऑब्जर्व कर पाता है। ठीक है, तो एक तरह से विजिलेंस के लिए यूज होता है तुम्हारा ये कॉन्वेक्स मिरर्स बिग शॉपिंग स्टोर्स में देखने के लिए। अब ये तुम्हारा दो ही तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर का यूजेस है, और भी यूज है हॉस्पिटल्स का, जो अगर सड़क होता है उसका किनारा में वहां पर लगा हुआ रहता है कॉन्वेक्स मिरर। फिर इसी तरह से तुम जो बस में या फिर टेम्पो में ट्रेवल करते हो तो जो ड्राइवर होता है उसके सामने में ऊपर में एक छोटा सा मिरर होता है, वो भी तुम्हारा कॉन्वेक्स होता है, जिससे कि पीछे की चीजों को देख सके। ठीक है, तो आओ यहाँ पर अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। तो देखो ध्यान, तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स मिरर से मूव करेंगे, जैसे मान लो ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को हम क्या करें, कॉन्वेक्स मिरर से दूर लेकर जा रहे हैं। तो जब दूर लेकर जाएंगे द इमेज विल मूव, तो इमेज किधर मूव करेगा, पहला ऑप्शन है क्लोजर टू द फोकस, दूसरा ऑप्शन है फार्दर अवे फ्रॉम द फोकस, तीसरा ऑप्शन टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और लास्ट ऑप्शन है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो हमने इमेज फॉर्मेशन में ये देखा कि अगर ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ बनता है, फोकस पर, और जैसे जैसे उसको पास लेकर आते हैं उसका जो इमेज बनता है अगर बीच में रखने पर ऑब्जेक्ट को,
इमेज बनता है P और F के बीच में बनता है, P और F के बीच में इमेज बनता है। यानी कि यहाँ पर जो C ऑप्शन और जो D ऑप्शन दिया हुआ ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर के आसपास तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि वहां पर तुम्हारा इमेज बन सके। तो इसका मतलब सी और डी तो हो नहीं सकता। तो क्या होगा, क्लोजर टू द फोकस या फार्दर अवे फ्रॉम द फोकस। तो आओ समझते हैं। देखो तो यहाँ पर क्या मैं बोल रहा हूँ, तो देखो यहाँ पर ये तुम्हारा एक कॉन्वेक्स मिरर है, ऐसे होता है कॉन्वेक्स मिरर, है ना। तो ये कॉन्वेक्स मिरर है। अब ऑब्जेक्ट को अगर हम जब इंफिनिटी पर रखते हैं तो इमेज बनता है फोकस पर, जब पास लेकर आते हैं तो इमेज बनता है फोकस के आगे यानी बीच में बनता है। अब यहाँ पर क्या है, इसको दूर लेके जा रहे हैं, तो जब दूर लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये फिर पीछे चला जाएगा। जैसे यहाँ पर इसको अगर पास लेकर आए तो इमेज तुम्हारा यहाँ पर आया ना, फोकस से दूर हुआ ना कि नहीं हुआ। तो अगर इसको दूर लेके जाओगे तो क्या होगा, तो ये चीज पीछे भाग जाएगा, यानी कि ये फोकस की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर जब तुम अवे लेकर जाते हो कॉन्वेक्स मिरर से ऑब्जेक्ट को, तो इमेज तुम्हारा जो होता है वो क्लोजर टू द फोकस होता है। तो इसका आंसर तुम्हारा हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि करेक्ट है। ठीक है, चलो तो अब कुछ हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि इस इमेज फॉर्मेशन पर ही बेस्ड है। ठीक है, तो पहला यहाँ क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है कि नेम द मिरर दैट फर्स्ट कैन गिव रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी वैसा मिरर बताना है जो रियल और वर्चुअल दोनों ही इमेज बनाता है। तो ऐसा कौन है, तो वैसा केवल एक ही है, वो तुम्हारा है कॉनकेव मिरर। कैसा है तुम्हारा, कॉनकेव मिरर है। इसमें तुम्हारा क्या होता है कि सारा का सारा रियल इमेज बनता है, लेकिन एक केस ऐसा होता है जहां पर वर्चुअल इमेज बनता है, मिरर के पीछे बन जाता है। कौन सा केस था, तो P और F के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज उसका पीछे बनता है। ठीक है, यानी वर्चुअल बनता है। नेक्स्ट है विल ऑलवेज गिव वर्चुअल इमेज ऑफ सेम साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि हमेशा वर्चुअल इमेज देगा और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा साइज का वो तुम्हें वर्चुअल इमेज देगा। तो ऐसा कौन सा है, तो देखो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटा इमेज देता है, और जो कॉनकेव मिरर होता है वो तुम्हारा वर्चुअल तो देता है लेकिन इन लार्ज देता है। तो इक्वल कौन देता है, तो इक्वल केवल प्लेन मिरर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेन मिरर, प्लेन मिरर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है विल ऑलवेज गिव वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो वर्चुअल देगा और डिमिनिश देगा। वर्चुअल यानी कि इमेजिनरी होगा, मिरर के पीछे बनेगा, डिमिनिश यानी छोटा होगा। तो ऐसा कौन सा है, तो ऐसा तुम्हारा है कॉन्वेक्स मिरर है तुम्हारा। क्या है तुम्हारा, कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डी नंबर इज यूज्ड बाय डॉक्टर इन एग्जामिनिंग टीथ। तो डॉक्टर के द्वारा इस्तेमाल करते हैं, तो डॉक्टर के द्वारा कौन सा इस्तेमाल करते हैं, मैंने अभी यूजेस में पढ़ाया। तो डॉक्टर के द्वारा जो इस्तेमाल में लिया जाता है मिरर वो तुम्हारा है कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पे लिखोगे आंसर कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा विल गिव अ फुल लेंथ इमेज ऑफ अ टॉल बिल्डिंग। तो जो तुम्हारा टॉल बिल्डिंग या फिर लंबा सा बहुत बड़ा ट्री है तो उसका पूरा इमेज देखना है। क्या करना है, पूरा इमेज देखना है। तो यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि जो प्लेन मिरर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का पूरा इमेज नहीं बना पाता है। अगर तुम्हें किसी भी ऑब्जेक्ट का पूरा इमेज देखना है प्लेन मिरर से तो कम से कम तुम्हें आधा उसका मिरर का साइज रखना पड़ेगा, हाफ रखना पड़ेगा। लेकिन तुम्हें एक मिरर एक ऐसा है जो कि तुम्हारा पूरा बड़ा से बड़ा इमेज, बड़ा से बड़ा ऑब्जेक्ट का इमेज को आसानी से वो बना सकता है, और वो तुम्हारा है कॉन्वेक्स मिरर। क्या है तुम्हारा, कॉन्वेक्स मिरर है। तो ये लास्ट वाला का जो आंसर होगा वो तुम्हारा हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहीं तक इस लेक्चर को रखता हूं। ओके ना, इस पर बेस्ड और भी सारा जो क्वेश्चंस है वो मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और साथ ही कुछ क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आऊंगा। ठीक है, तो अच्छे से इसे पढ़ते रहो, और जो डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन डाला हुआ रहेगा उसे तुम सॉल्व करना, और उसका आंसर भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ओके, गुड बाय। अच्छे से पढ़ाई करते रहो और अपने हेल्थ का ध्यान रखो। बाय।